हाँ बोले बोले। अनुरोध है हाँ कि हम जो ज्यादा जाते हैं हाँ भारत मोर्चा के हाँ करते उनके पास में सुनने के लिए जाते हैं, उन्हें ईवीएम की सुनने के लिए जाते हैं। तो आप सब तो बोलिए, हाँ जितने लोग हैं मैडम बहुत अच्छा बोलिए, लेकिन ईवीएम जो है जो जड़ है वो जड़ को काटने के बगैर तुम्हारा कोई मामला हल नहीं होगा। सर बोले आप सर उस पर थोड़ा ज्यादा बोले, यही हमसे आप देखिए क्या है, अभी 5:30 बज गए और अगली जो हमारी सभा है, अपने लोगों को गाड़ी चालू करना आता है लेकिन उसको ब्रेक लगाना भी आना चाहिए। चालू करना आ जाता है, ब्रेक लगाना नहीं आएगा तो फिर एक ही जगह सभा लेते रहेंगे, अगली जगह की छूट जाएगी। जैसे आप लोग इतनी देर से बैठे हैं वैसे अगली जगह भी लोग बैठे हुए हैं। और यूट्यूब पर ईवीएम के संदर्भ में वामन मेश्राम साहब के बहुत डिटेल भाषण उपलब्ध हैं यूट्यूब पर हमारे भी कई भाषण उपलब्ध हैं, तो उससे आप लोग फायदा उठाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगली सभा में जाना है, कुछ बात मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग मराठी भाषी लोग हैं और मुझे मराठी नहीं है, तो इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहते हुए हिंदी में बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। पहली बात तो यह है, साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मतलब राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा है। चूँकि महाराष्ट्र में ओबीसी सुनने कहने की आदत है, पिछड़ा वर्ग कहने में थोड़ा शर्म महसूस होती है। लोगों को लगता हम पिछड़ा वर्ग हैं क्या हम पिछड़े हैं क्या। कुछ महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे टेलीफोन किया यूट्यूब पे सुन के, उन्होंने टेलीफोन किया कि पटेल जी ये नाम बदल दो, ये पिछड़ा वर्ग ठीक नहीं है। तो हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज का ये बनाया है, नेशनल बैकवर्ड कमीशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। तो जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं वही अदर बैकवर्ड है और वही ओबीसी है। जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है वही अदर बैकवर्ड है और वही ओबीसी है। ये बात पहले हमारे लोगों को समझ लेना चाहिए। आरक्षण समझ में आता है, आरक्षण क्यों मिला ये समझ में नहीं आएगा तो आरक्षण मिलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। फिर जैसे मैडम कह रही थी कि आर्थिक आधार पर फिर आप भी वही समझते रहोगे, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, दरिद्रता उन्मूलन का कार्यक्रम है और उस दिशा में आपको फंसा देंगे वो लोग, आप फंस जाओगे उनके जाल में और उनके जाल में फंस करके आप फिर ये जो हमको अधिकार मिला हुआ है ये अधिकार हमारा खत्म हो जाए। 2-3 बातें मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो ब्राह्मणवाद विरोधी मूवमेंट चला और जो आज की तारीख में चल रहा है, ये हमारा मूल आंदोलन है, मौलिक आंदोलन है। ये हमारा ही बैकवर्ड क्लास के लोगों का मौलिक आंदोलन है। पहली बात ये बैकवर्ड क्लास के लोगों को समझ लेने की जरूरत है, ओबीसी समाज के लोगों को समझ लेने की जरूरत है। छत्रपति साहू महाराज की हत्या के बाद 6 मई 1922 को छत्रपति साहू महाराज की हत्या हुई। छत्रपति साहू महाराज की हत्या के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़कर 1932 में गोलमेज सम्मेलन से शेड्यूल कास्ट के लोगों को अधिकार दिलाया और संविधान सभा में लड़ाई लड़कर ओबीसी के लोगों के लिए आर्टिकल 340 लिखने का काम किया। और जब नेहरू ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उस इस्तीफे में एक बड़ा कारण ये था कि नेहरू ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं, ये एक बड़ा कारण था।
मगर ये जो ब्राह्मणवाद विरोधी मूवमेंट है, इसका आजकल ऐसा प्रचार किया जाता है, ऐसा प्रचार किया जाता है, और इस मूवमेंट को चलाने वाले भी जो बहुत सारे लोग हैं वो भी इस तरीके से प्रचार करते हैं कि ये ओनली शेड्यूल कास्ट का मूवमेंट है। देश में जो ओबीसी इस मूवमेंट में नहीं आ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण आपको बता रहा, क्योंकि मैं अच्छा लगने के लिए बोलता नहीं, मुझे एमपी एमएलए का चुनाव लड़ना नहीं लड़ना है, वोट मांगना नहीं है आपसे, इसलिए मैं अच्छा लगने के लिए बोलता नहीं। तो मैं ये क्लियर कट बोल रहा हूं कि देश में ये जो फूले साहू अम्बेडकरी मूवमेंट है, जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोगों का साझा मूवमेंट था, उस मूवमेंट को इस प्रकार से प्रचारित किया गया कि ये दलित मूवमेंट, फूले का साहित्य दलित साहित्य, साहू का साहित्य दलित साहित्य, अंबेडकर का साहित्य दलित साहित्य, तो फिर जुड़ेगा कौन? जब ये सारा दलित मूवमेंट है तो जुड़ेगा कौन इसमें? हमें समझना पड़ेगा, ओबीसी के लोगों को खास तौर से समझना पड़ेगा और शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी समझना पड़ेगा। 1848 में इस मूवमेंट की नींव ज्योतिबा फूले ने रखी। बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते हैं। इस मूवमेंट की नींव ज्योतिबा फूले ने 1848 में रखी। माता सावित्रीबाई फूले ने उसको आगे बढ़ाया, बाद में छत्रपति साहू महाराज ने उसको आगे बढ़ाया। छत्रपति साहू महाराज ने तो बाबा साहब को खोजा, कहाँ रहते हैं वहां गए और कहा आपकी हम मदद करेंगे, आप पढ़ो। और बाबा साहब जब पढ़ाई पूरी करके आए तो साहू महाराज ने कहा आप लोगों को आपका नेता, आपका मसीहा अंबेडकर के रूप में मिल गया है, पता नहीं मैं उस दिन रहूंगा कि नहीं रहूंगा जब अंबेडकर को पूरे देश का नेता माना जाएगा। अंबेडकर पूरे देश के नेता होंगे। किसने कहा? छत्रपति साहू महाराज ने कहा। ये लड़ाई ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू महाराज इस लड़ाई को चला रहे थे और फिर बाबा साहब अम्बेडकर को इस लड़ाई में बाबा साहब अम्बेडकर शामिल हुए। फिर साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। जब साउथ बोरो कमीशन आया था तो साहू महाराज ने भास्कर राव यादव को कहा ओबीसी के लिए विधिमंडल में आरक्षण मांगो। बाबा साहब अम्बेडकर को कहा शेड्यूल कास्ट के लिए मांगो। तिलक उस समय कांग्रेस के नेता थे, कहा तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुनबी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने। तेली, तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या करना है? संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुनबी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेगा। तब भी ब्राह्मण हमारा विरोध कर रहे थे, आज भी करते हैं। तब भी ब्राह्मण हमारा विरोध कर रहे थे, आज भी करते। और जो मूवमेंट हमारे समर्थन में चल रहा था उसको हमारे दिमाग में बिठा दिया गया ये तो दलित मूवमेंट है। जो मूवमेंट हमारे समर्थन में काम कर रहा था तब भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। फूले साहू अम्बेडकर का मूवमेंट तब भी हमारे समर्थन में था और आज भी फूले साहू अम्बेडकर का मूवमेंट चलाने वाले आज भी हमारे समर्थन में हैं। लेकिन जो हमारे समर्थन में हैं उनको हमारे दिमाग में बिठाया गया ये दलित मूवमेंट है। मेरा सवाल है, जब ज्योतिबा फूले ओबीसी थे, छत्रपति साहू महाराज ओबीसी थे, तो उनका साहित्य दलित साहित्य कैसे हो? उनका मूवमेंट दलित मूवमेंट कैसे हो गया? ये तो मौलिक रूप से हमारा मूवमेंट है, मूल रूप से हमारा मूवमेंट है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को कभी दलित नहीं कहा। जितने पढ़े हैं बाबा साहब का साहित्य बता दे कहीं पर उन्होंने अपने को दलित कहा हो, ऐसा कहीं लिखा हो तो बता दे। महाराष्ट्र में तो बाबा साहब को पढ़ने समझने वाले लोग ज्यादा हैं। आप लोगों को कह रहा हूं, बाबा साहब ने अपने को दलित कहीं पर कहा हो तो बता दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी आरक्षण के लिए इस्तीफा दिया, तो दलित नेता केवल कैसे हो गए? अरे जब वो सबके लिए लड़ रहे हैं
शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया, ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 लिखा, ओबीसी के लिए इस्तीफा दिया। जाति धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो एक जाति के एक समूह के नेता कैसे बाबा साहब अम्बेडकर हो? ये किसका दिमाग चल रहा है जो ज्योतिबा फूले को भी दलित घोषित कर रहा है, जो साहू महाराज को भी दलित घोषित कर रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को भी दलित घोषित कर रहा है? ये किसका दिमाग चल रहा है? क्या ये मूवमेंट चलाने वालों का दिमाग चल रहा है? मैं नहीं मानता ये मूवमेंट चलाने वालों का दिमाग चल रहा है। ये 3.5% लोगों का दिमाग चल रहा है। उनकी साजिश है कि अगर इस मूवमेंट को रोकना है, इस मूवमेंट को सफल होने से रोकना है, तो इस मूवमेंट में ओबीसी नहीं आना चाहिए, इसकी व्यवस्था करना पड़ेगा। और इसकी व्यवस्था क्या है? प्रचार करो ये दलित मूवमेंट है, दलित मूवमेंट है, दलित मूवमेंट। अरे ओबीसी कहेगा अरे दलित का है तो हम काहे के लिए? जब दलित का है तो हम काहे के लिए? तो ये जो साजिश है, इस साजिश को शेड्यूल कास्ट के लोग जो मूवमेंट चला रहे, शेड्यूल ट्राइब के लोग जो मूवमेंट चला रहे, उनको भी समझना पड़ेगा। और ओबीसी के जो लोग हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि इस देश में अगर संविधान बना तो 108 साल का संघर्ष था। ज्योतिबा फूले ने जो लड़ाई 1848 में शुरू किया, साहू महाराज ने उसको आगे बढ़ाया, तब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिखने लायक हुए। तो ये साझी लड़ाई थी। ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर की साझी लड़ाई थी, जो भारतीय संविधान में हम लोगों को अधिकार मिले और जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये अधिकार हम लोगों को भारतीय संविधान में 108 साल के संघर्ष की वजह से मिले। उस संघर्ष में ज्योतिबा फूले भी हैं, उस संघर्ष में साहू महाराज भी है, उस संघर्ष में फातिमा शेख और उस्मान शेख भी है। क्योंकि जब ज्योतिबा फूले को घर से निकाला गया, उनके पिताजी ने ज्योतिबा फूले को कहा कि अगर घर में रहना है तो ये काम बंद करना पड़ेगा, और अगर ये काम करना चाहते हो तो घर छोड़ना पड़ेगा। तो ज्योतिबा फूले को जब घर से निकाला गया तो उस्मान शेख, फातिमा शेख ने उनको जगा दिया। उनका भी योगदान है इसमें। तो ये मूवमेंट SC ST OBC माइनॉरिटी का साझा मूवमेंट है। ये बात पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए। अगर ये बात हम समझेंगे तब एकता बनेगी। अगर ये बात हम मूवमेंट चलाने वाले नहीं समझेंगे तो एकता की बात मंच पर होगी, वहां जाकर के तुम जय भीम बोलते रहो, हम जय ज्योति बोले रहेंगे, कोई जय जिजाऊ बोलता रहेगा, बोलते रहेगा, होगा कुछ नहीं। ये बात समझने की जरूरत है कि भारतीय संविधान में जो हम लोगों को हक अधिकार मिले, उस अधिकार के पीछे SC ST OBC माइनॉरिटी का साझा संघर्ष था। ये बात पहले हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो इसलिए मैं इस मौके पर यह बात कहना चाहता हूं कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट ओबीसी का भी मूवमेंट है। ये बात ओबीसी के लोगों को समझना पड़ेगा। ज्योतिबा फूले ने जितनी बातें ब्राह्मणवाद के विरोध में लिखी है, उतनी बातें तो किसने लिखा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्योतिबा फूले की अगर गुलामगिरी पढ़ो तो जितना लिखा है उतना यहाँ से बोला भी नहीं जा सकता। पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को जो SC ST OBC माइनॉरिटी का है उसको गुलामगिरी पढ़ना चाहिए। ओबीसी आज 75 साल में सो रहा है तो जगा ही कौन रहा है? ओबीसी 75 साल में सो रहा है तो जगा ही कौन रहा है? जब जब जगाया गया तब ओबीसी जगा, नहीं जगाया जाएगा तो जगेगा कैसे? जगाना पड़ेगा। हमारे लोग नारा लगाते हैं ओबीसी शेर है, जागने की देर है। तो हमने कहा थोड़ा बदल दो। क्या बदल दो? हमने कहा बदल दो कि ओबीसी शेर है, जगाने की देर है। जगाने की देर है। ओबीसी के जितने नेता वो राजनीति के लिए ओबीसी का उपयोग करते, नहीं तो ओबीसी शब्द भी ना बोले अपने मुंह पे। अगर उनको वोट ना लेना हो और ये सामाजिक आंदोलनों का प्रेशर ना हो उनके ऊपर, तो बोले ना मुंह से ओबीसी। फिर कैसे होगा? फिर कैसे जगेगा ओबीसी? तो ओबीसी को जगाना है। हमारे बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं, कहते ओबीसी जगता नहीं। मैं कहता हूं अपने आप जग जाएगा। और फिर जब आप ओबीसी के घर में जाते हो तो कहते हो
ये बजरंग बली का फोटो लगाया है, ये गणेश का फोटो लगाया है, ये दुर्गा का फोटो लगाया। आप ये समझाने के लिए गए हो क्या उसको? ये समझाने के लिए तो गए नहीं हो। जो समझाने के लिए गए हो वो समझाओ, जो उसका हक अधिकार है वो समझाओ, जो उसको समझाने के लिए गए हो वो समझाओ। संविधान में उसके लिए क्या व्यवस्था है, उसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये समझाओ ना। ये समझाओगे तो वो समझेगा। जो समझाना वो समझाते नहीं, जो नहीं समझाना वो समझाते हो। वो कैसे समझेगा? डॉक्टर अगर कहे मरीज ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा बीमार है, तो कमी किसकी मानी जाएगी? डॉक्टर अगर कहे मरीज बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, कमी किसकी मानी जाएगी? मरीज की कि डॉक्टर की? डॉक्टर की कमी मानी जाएगी कि डॉक्टर में वो योग्यता नहीं है कि वो मरीज को ठीक कर दे। हम आप क्या है, हमारी आपकी आवश्यकता क्या है? अगर ओबीसी जागृत होता तो हमारी चौधरी विकास पटेल की ये यात्रा निकालने की क्या आवश्यकता थी? अगर आज हमारी आवश्यकता है, मतलब हम समाज के डॉक्टर हैं, आप समाज के डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका काम है इलाज सफलतापूर्वक करना। लेकिन हमारे लोग हड़बड़ी वाले डॉक्टर हैं, हड़बड़ी में इलाज करते हैं। हड़बड़ी में कैसे इलाज करते हैं? उनको लगता है ओबीसी मिल गया, अच्छा मिल गया, 1.5 साल की दवा एक बार में ही खिला दो उसको। अरे मरेगा कि बचेगा? 1.5 साल की दवा एक साथ खिला दोगे तो वो जिंदा रहेगा कि बचेगा? मर जाएगा। वही होता है, आप जोड़ने के लिए जाते वो टूट जाता है, आप जोड़ने के लिए जाते हैं वो टूट जाता है, दोबारा दूर से देखता है आ रहे हैं क्या, इधर से रास्ता बदल लो नहीं तो भी फिर मिल जाएगा, फिर 1-1.5 घंटे दिमाग चाटेगा। तो हमें ये तय करना पड़ेगा। डॉक्टर जब मरीज को देखता है तो कहता है 1 गोली सुबह खाली पेट लेना, नाश्ते के बाद 2 गोली लेना, रात में सोते समय ये 2 गोली फिर ले लेना। अब आप क्या सोचते हो? नहीं, पूरा आज ही मिल गया है, पूरा आज ही पक्का बना देते हैं एकदम। तो पक्का बनाने के चक्कर में वो आपका सुनना ही बंद कर देता है, रास्ता आपका काट के निकल जाता है दूसरी तरफ में। तो हमें तय करना पड़ेगा क्या समझाना, कितना समझाना है, कब समझाना। दुनिया में बहुत सारी बात सही है, मगर हर सही बात हर जगह सही नहीं होती। दुनिया में बहुत सारी बात सही है, मगर हर सही बात हर जगह सही नहीं होती। उद्देश्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कही गई बात ही सही और सटीक मानी जाती है। उद्देश्य और परिस्थितियों के विपरीत कही गई सही बात भी सही और सटीक नहीं मानी जाती है। इस बात का ध्यान भी हम लोगों को रखने की जरूरत है। मैं तो देश भर में घूमता हूं, मुझे तो कहीं समझ में नहीं आता, ओबीसी को समझ में नहीं आता। मुझे तो बजरंग दल वाले ओबीसी भी मिलते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले ओबीसी भी मिलते हैं, और वो छोड़ते हैं वहां से मेरे साथ आने के बाद, वहां से छोड़कर इधर आते हैं। इतना ज्यादा होता है तो होगा, लेकिन आपके अंतःकरण में ईमानदारी होनी चाहिए। आपके अंतःकरण में अगर ईमानदारी होगी और आप ये तय कर पाओगे कितनी खुराक कब देना है, तो जरूर आप कामयाब हो जाओगे। ये काम हम लोगों को करते समय ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत सारी बातें ओबीसी के संदर्भ में हमारे साथियों ने कह दिया है, कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। एक बात ये कहना चाहता हूं कि ओबीसी के लोग जो हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर उन समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि हमारी क्या समस्या है यही हम नहीं जानते। ये हमारी पहले नंबर की समस्या है, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, 5वें नंबर की, बहुत सारी है, मगर पहले नंबर की समस्या ये है कि ओबीसी की क्या समस्या है यही नहीं जानते। ये पहले नंबर। अगर समस्या जान जाए तो बोलना शुरू करें। लोकतंत्र है, हम 52% है, कोई कम है क्या? आधे से 2% ज्यादा है। कभी कभी तो हम ओबीसी के लोगों को पूछते हैं दुनिया में कितने अजूबे, तो ओबीसी के लोग कहते 7 अजूबे। तो मैंने कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या?
तो बोलते क्या हम भी अजूबे हैं? अरे हमने कहा लोकतंत्र में हम 52% हैं, 52% हैं। अरे हमें इस बात के लिए मोर्चा निकालना पड़ रहा, रैली निकालना पड़ रहा है, यात्रा चलाना पड़ रहा है कि जानवरों की, कुत्तों की, हिजड़ों की गिनती होती, हमारी नहीं होती। तो 8वें अजूबे से कम है क्या? अगर इस बात के लिए हमको मोर्चा निकालना पड़ रहा है लोकतंत्र में, जहां वोट की वैल्यू है, अगर कोई ओबीसी वोट डालेगा तो 1 गिना जाएगा, तो भागवत जी डालेंगे तो 10 गिना जाएगा क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 1 ही गिना जाएगा। चाहे ओबीसी वोट डाले, चाहे एससी वोट डाले, चाहे एसटी वोट डाले, चाहे भागवत जी वोट डाले, चाहे जोशी जी वोट डाले, 1 ही गिना जाएगा। तो हम 52% है, आधे से 2% ज्यादा है। एससी एसटी के लोग हमारी मदद भी करने के लिए तैयार हैं, तो हम बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यक होने के बाद लोकतंत्र में अगर हमें इस बात के लिए गलियों में फिरना घूमना पड़ रहा है कि जानवरों की गिनती होती है, ओबीसी की नहीं होती, तो हम दुनिया के 8वें अजूबे से कम तो नहीं लग रहे हैं। 8वें अजूबे दुनिया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि हम ज्यादा दिन तक 8वां अजूबा बने रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये कहने से थोड़ा 440 वोल्ट का झटका ओबीसी के लोगों को लगता है, साला हम अजूबा है क्या? तो वो झटका लगता है। झटका लगने से नींद से आदमी उठता है। मैडम कह रही थी झोंपा हुआ है, तो झोंपा हुआ है तो उसको झटका देना पड़ेगा। 440 वोल्ट का झटका जब देंगे तब वो उठ के खड़ा होता है। अरे हम 8वें अजूबे हैं क्या? ये जो हम कहते हैं जानवरों की होती है, कुत्तों की होती है, हिजड़ों की होती है, ओबीसी क्यों कहते हैं? झटका देने के लिए। कोई दुर्भावना थोड़े ही है। हमारे समाज से हमको क्या दुर्भावना हो सकती? हमारे समाज से हमको कोई दुर्भावना नहीं है, उसको झटका लगना चाहिए। अरे जानवर की होती, हमारी नहीं होती, तो ये झटका लगने के लिए बोलते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये इस स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि मैं निराश उराश होने वाला व्यक्ति नहीं हूं। क्योंकि निराशा का आखिरी परिणाम जो होता है वो आत्महत्या पर ले जाता है आदमी को। तो इसलिए मैं निराश उराश होने वाला आदमी नहीं हूं। मैं जिस काम को कर रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक कर रहा हूं, सोच समझ कर रहा हूं, और उसका रिजल्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ओबीसी के लोगों के अंदर चेतना आ रही है। जब से मैंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया, आप देखो देश के अंदर माहौल बदला है कि नहीं बदला है। एससी एसटी आरक्षण को लेकर जब भारत बंद हुआ था, एससी एसटी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून कमजोर किया था एससी एसटी एक्ट का, तो भारत बंद हुआ था। उस भारत बंद के बाद ब्राह्मणों ने कहा कि अब हम ओबीसी को लेकर भारत बंद करें। ऑल इंडिया में एक भी ओबीसी उनको नहीं मिला। ऑल इंडिया में एक भी ओबीसी उनको नहीं मिला उनके भारत बंद को समर्थन करने के लिए। आप कह रहे हो कुछ हो नहीं रहा, अरे हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। केवल कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, मगर देखने का नजरिया होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। हो रहा है। ओबीसी के लोगों ने पार्लियामेंट बंद किया जाति आधारित जनगणना को लेकर 2011। बिहार में नीतीश कुमार जी जनगणना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जनगणना का प्रस्ताव पास है विधानसभा में, मगर हो नहीं रहा है। तो अभी जागृति जितना है उतना हो रहा है। ये जागृति बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा। अगर ये निरंतरता में चलती रहेगी, देखो पत्थर पे बूंद गिरता है पानी का, 1 बूंद का कोई असर नहीं होता, 2 बूंद का कोई असर नहीं होता, 3 बूंद का कोई असर नहीं होता। लेकिन जब वो निरंतरता में गिरता रहता है तो पत्थर में भी छेद होता है। तो निरंतरता का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी चीज में। जिस प्रकार से ओबीसी को जगाने का काम निरंतरता में हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ओबीसी जागृत हो। ओबीसी 2 ही जगह फंसा हुआ है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। मंडल कमीशन की जब लड़ाई चल रही थी तो 16 नवंबर 1992 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया।
क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि बिना दांत वाला चना खा नहीं सकता। जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो नहीं पढ़ा सकता है, डिग्री के बगैर नौकरी मिलती नहीं है, इसलिए उसको भी नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन ऊपर से खत्म हो गया, नीचे से खत्म। अगर इस बात को ओबीसी के लोग उस समय समझते, क्या होता? पार्लियामेंट घेर लेते। पार्लियामेंट अगर घेर लेते तो क्या होता? 52% को 52% देना पड़ता। आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस के लोगों ने सोचा, राजीव गांधी को लोग कहते भाषण देना नहीं आता था, लेकिन उस समय मंडल कमीशन के विरोध में घंटे भर का भाषण किया। जिसको भाषण देना नहीं आता था उसने भी घंटे भर का भाषण किया मंडल कमीशन के विरोध में। अगर उस समय पार्लियामेंट घेर लिया होता ओबीसी के लोगों ने तो आज हमको मोर्चा नहीं निकालना पड़ता। मगर आरएसएस, बीजेपी के लोगों ने सोचा इनके साथ धोखा किया है। कहीं संविधान में नहीं लिखा है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, कहीं संविधान में नहीं लिखा है क्रीमी लेयर होना चाहिए, बल्कि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान सभा में एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर का मुद्दा आया था तो उसको इनकार किया था, नकार दिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने और तमाम संविधान निर्माताओं ने। फिर ये सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर कहाँ से लाया? ये 50% की सीमा कहाँ से लाया? ये तो अन्याय था। इस अन्याय के खिलाफ अगर ओबीसी सड़कों पर आता तो ये अन्याय खत्म होता। लेकिन आरएसएस, बीजेपी के लोगों ने सोचा, कांग्रेस के लोगों ने सोचा, अगर ओबीसी इसके लेकर पार्लियामेंट को घेर लिया तो देना पड़ेगा 52%। 52% देंगे तो नुकसान किसका होगा? 3.5% का, क्योंकि 52% का हिस्सा तो 3.5% खा रहा है, तो नुकसान उसको होगा। नुकसान नहीं होना चाहिए, मगर विरोध कैसे करें? विरोध करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, वोट नहीं देगा अगले इलेक्शन में, बड़ा खतरा है। विरोध करने से खतरा है, समर्थन करने से खतरा है, तो डाइवर्ट किया जाए। जैसे हम आपको कॉल करें, आप तीसरे को डाइवर्ट कर दो, मोबाइल डाइवर्ट होती है ना कॉल, वैसे ही डाइवर्ट कर दिया। लड़ाई मंडल की चल रही थी, ओबीसी के लोगों को कहा मस्जिद गिराना है, आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कौन बनाएगा? राम लला बनाएंगे। विनय कटियार हमारे यहाँ के थे, उस समय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो मैदान में आ गए, कल्याण सिंह मैदान में आ गए, उमा भारती मैदान में आ गई, प्रवीण भाई तोगड़िया मैदान, सारे ओबीसी के लोग मैदान में आए। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया, 15-16 दिन में बाबरी मस्जिद गिर गई। तो मंडल कमीशन का आज तक ओबीसी को क्यों नहीं समझ में आता क्रीमी लेयर क्या है? कुछ ओबीसी के लोग तो क्रिमिनल सर्टिफिकेट ढूंढते हैं कि हम नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए, वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी चर्चा नहीं हो पाई, उस पर डिबेट नहीं हो पाया कि ओबीसी को क्या मिला क्या नहीं मिला, इस पर उसको डिबेट नहीं हो पाया। डिबेट नहीं हो पाया तो जानकारी कहाँ से होगी? मैं तो ओबीसी के लोगों को पूछता हूँ, मंडल कमीशन पढ़ा क्या? वो हमारा मुंह देखते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मंडल कमीशन की वजह से 27% आरक्षण मिलता है। वो तो बस तालुका से सर्टिफिकेट लेते हैं, नौकरी के लिए लगाते हैं, उन्हें तो इतना ही है। और जिन ओबीसी के लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई, आज मंदिर बन रहा है, मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा। अरे हमने कहा आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, दूसरे ओबीसी के लोग खराब वाले हिंदू मानते हैं, दूसरे ओबीसी के लोग तुम्हारी निगाह में खराब वाले हिंदू होंगे, सारे देश भर में एक भी अच्छा वाला नहीं होगा। लेकिन विनय कटियार तो मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, केस चल रही उनके ऊपर। कल्याण सिंह तो मुख्यमंत्री पद गंवा दिए मंदिर की लड़ाई में, उमा भारती तो मंदिर की लड़ाई लड़ रही थी, प्रवीण भाई तो गड़िया तो मंदिर की लड़ाई लड़ रहे। ये तो कम से कम इन्हें तो अच्छे वाले हिंदू का सर्टिफिकेट दे दो, इन्हें तो ट्रस्ट में रख दो, मगर एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा। ये बात इस बात को साबित करती है कि जब मुसलमान से लड़ना है तब हम वीआईपी दर्जे के हिंदू हैं, क्योंकि उनको लगता है इनके पुरखे लड़ाकू रहे हैं, लड़ने वाले रहे हैं, राजा रहे हैं, ये लड़ सकते हैं। हम भागवत कहाँ से लड़ेंगे? जोशी जी कहाँ से लड़ेंगे? तो ओबीसी को 3 किलोमीटर आगे रखते हैं और हमें 3 किलोमीटर पीछे रखते हैं। खुद 3 किलोमीटर पीछे रहते हैं और हमको 3 किलोमीटर आगे मुसलमान से लड़ने के लिए रखते हैं। लड़ते हम और मुसलमान हैं,
कि या तो हमको फायदा हो जाना चाहिए था या तो मुसलमान को फायदा हो जाना चाहिए। आज़ादी के 75 साल में ना हमको फायदा हुआ ना मुसलमान को फायदा हुआ, ये कौन सी लड़ाई है? अरे दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों में से किसी एक को फायदा होना चाहिए था। आज़ादी के 75 साल में ना हमको फायदा हुआ ना मुसलमान को फायदा हुआ। सच्चर कमीशन कहता है मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज़्यादा खराब। ये तो कांग्रेस के समय कह रहा था, अभी तो बीजेपी 8 साल से है तो और ज़्यादा खराब हो गया होगा। और ओबीसी की हालत तो खराब है ही, कुत्ते की होती है, हमारी नहीं होती, इससे ज़्यादा क्या खराब हो सकती? हमारी भी खराब, उसकी भी खराब, और हम ही दोनों लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। कोई समीक्षा नहीं कर रहे कि हम दोनों लड़ रहे हैं, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, फिर लड़ किस बात के लिए रहे? अगर दो लड़ रहे हैं, दोनों को फायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब लड़ाने वाला कोई तीसरा है जिसको फायदा हो रहा है। फायदा किसको हो गया? 3.5% ब्राह्मणों का भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है। 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की सर्विस में ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। 80% विधायिका पर तो उनका है ही। हमारे लोग आमदार खासदार हैं, मगर पार्टियां तो उनकी। और जो हमारे बचे खुचे नेता हैं वो सीबीआई से डरे हुए हैं, चुप। तो वहां तो कब्जा किए ही है जहां कानून बनता है, जहां से कानून पर अमल होता है। क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी भी वही लोग हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो परीक्षा ही नहीं है। जोशी जी भागवत जी को फोन करते हैं कि भागवत जी हमारा एक भतीजा है, थोड़ा देख लेना। तो भागवत जी कहते हैं आपके भतीजे को नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे? तो जोशी जी के भतीजे को भागवत जी हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर देते हैं। बाद में वो प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। फिर जोशी जी का जज बनाने का नंबर आता है तो भागवत जी जोशी जी को फोन करते हैं, अरे जोशी जी याद है आपके भतीजे को हमने देख लिया था। तो जोशी जी कहते हैं भागवत जी याद नहीं रहेगा तो कैसे, इतना बड़ा एहसान आपने किया। तो हमारा भी एक भांजा है, थोड़ा आप भी देख लेना। तो भागवत जी के भांजे को जोशी जी देख लेते हैं, उसको हाई कोर्ट का जज बना देते हैं। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भाई भतीजावाद है, जातिवाद है, एक ही जाति के लोगों का वर्चस्व है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये करिया मुंडा समिति की रिपोर्ट कह रही है। कई जज भी इस पर बोल चुके हैं। तो वहाँ भी उनका कब्जा है। मीडिया में तो हमारा आदमी दिखता नहीं। 1-2 मुस्लिम एंकर हैं, वो तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे भाजपा का प्रवक्ता को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाजपा के प्रवक्ता से ज्यादा वही बोलती है। और दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं को क्यों बिठाती पता? डांटने के लिए। क्यों? भाजपा के प्रवक्ता को बोलने के लिए और दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं को डांटने के लिए। आप देखो टीवी, अगर देखो मुस्लिम होकर उनको डर लगता है कहीं थोड़ा सा भी अगर सेकुलर लाइन हमने ले लिया, नौकरी से निकाल दिए जाएगा। तो 100 पीस में रखा जाता है, नहीं मुस्लिम भी है। तो ये देश के हालात हैं। एससी का रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं हुआ, एसटी का पूरा नहीं हुआ, ओबीसी का पूरा नहीं हुआ, माइनॉरिटी को तो कुछ मिला ही नहीं है देश में। 1% के आसपास भी उनकी भागीदारी नहीं है। तो ये जो हालात हैं, इस हालात को बदलने की जरूरत है। और ये कोई अकेले नहीं बदल सकता, ये मिलजुल करके लड़ाई लड़ने से इसको बदला जा सकता है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है। विदर्भ के किसान तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? आप ये मोबाइल खरीदने जाओ, दुकानदार आपको बताएगा इतने में मिलेगा। आप माइक खरीदने जाओ, दुकानदार बताएगा इतने में मिलेगा। कुर्सी खरीदने जाओ, दुकानदार बताएगा इतने में मिलेगा। मतलब आप जो चीज़ खरीदने जाते हो वो चीज़ बेचने वाला बताता है कितने में वो आपको देगा। आप जब खरीदने जाते हो तो आप पूछते हो कितने में दोगे, और जब आप बेचने जाते हो अपनी फसल फिर क्या कहते हो? कितने में लोगे। आप खरीदने जाते हो पूछते हो कितने में दोगे, आप बेचने जाते हो पूछते हो कितने में लोगे। ये कौन सा नियम है भाई? या तो बनाने वाला बेचने वाला ही दाम तय कर ले, या तो खरीदने वाला ही तय कर ले। एक ही होना चाहिए ना।
लेकिन सब चीज को बनाने वाला रेट तय कर रहा है, किसान की चीज को खरीदने वाला रेट तय कर रहा है। ये उल्टी गंगा जो देश में बह रही है, इसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। आजादी के 75 साल में किसानों को उनकी फसल का मूल्य रखने का अधिकार नहीं मिला। किसान इतना बड़ी मांग भी नहीं कर रहा है। किसान क्या कह रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो, एमएसपी गारंटी दे दो, कम से कम इतने में हमारा माल आप खरीद लोगे, इसकी गारंटी दे। सरकार बोल रही नहीं दे। अभी कल बजट पास हुआ, नहीं दे, नहीं देंगे। तो ये मुद्दा भी हमारी परिवर्तन यात्रा का है। जाति जनगणना के साथ ये मुद्दा भी है। डाटा जनगणना से आता है, जनगणना करेंगे नहीं, डाटा आएगा नहीं। डाटा आएगा नहीं तो हर बार आरक्षण, ऐसे आरक्षण के कम कर दिया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कम हो गया, तो इसलिए बता रहे हैं। तो हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा जाति जनगणना की, हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा एमएसपी गारंटी की। निजीकरण हो रहा, मोदी जी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, अब कसम खा लिया बचने ही नहीं दूंगा। अब कसम खा लिया बचने नहीं दूंगा, तो अभी बचने नहीं दे रहे। एक एक चीज अडानी अंबानी को देने की कसम खा लिया। अब किसान मरेगा नहीं तो अडानी अंबानी को जमीन कैसे मिलेगी? अडानी अंबानी को जमीन देना है तो किसान को मारना पड़ेगा। अभी भारत के बैंक और LIC डूबने जा रहे हैं। क्यों? अडानी डूब रहा है, इसलिए बैंक भी डूबने की स्थिति में है, LIC भी डूबने की स्थिति में है। बड़ा हंगामा मचा हुआ है, बचाने की कोई स्थिति दिख नहीं रही है। तो ये हालात देश के हैं। और इस निजीकरण के बीच में SC ST OBC का रिजर्वेशन 0 हो गया है, जिसकी कोई चर्चा देश में नहीं हो रही है। तो निजीकरण रुकना चाहिए और SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर के भी हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, ये यात्रा चला रहे हैं। ये EVM का जो मुद्दा है, तो ये EVM का मुद्दा इतना ही मैं कहना चाहता हूँ एक लाइन में कि 8 अक्टूबर 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि EVM से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराए जा सकते, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव EVM से नहीं हो सकते। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रंजन गोगोई और P सदाशिवम की पीठ ने इसको निर्णय दिया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा EVM के साथ पेपर ट्रेल लगाओ। पेपर ट्रेल लगाने का मतलब यह है फिजिकल एविडेंस निर्माण करना। क्योंकि EVM में जब आप वोट डालते थे तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो गई और इसलिए पेपर ट्रेल लगाने का निर्णय हुआ कि फिजिकल एविडेंस तैयार किया जाए। जब आप बटन दाबते हैं, पर्ची दिखती है, वो पर्ची कटकर गिर जाती है तो फिजिकल एविडेंस हो गया और एक प्रकार का बैलेट पेपर ही हो गया, बैलेट पेपर हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 8 अक्टूबर 2013? इन केस ऑफ डिस्प्यूट का क्या मतलब है? मान लो दूसरे नंबर का कैंडिडेट, तीसरे नंबर का कैंडिडेट, चौथे नंबर का कैंडिडेट, पांचवें नंबर का किसी नंबर का कैंडिडेट अगर ये ऑब्जेक्शन लेता है कि जो ये EVM की काउंटिंग हुई है, ये काउंटिंग हमें मान्य नहीं है, तो रिकाउंटिंग होगी। अब रिकाउंटिंग किसकी होगी? मशीन में रिकाउंटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, उसमें तो रिकैलकुलेशन का सिस्टम है। रिकाउंटिंग का सिस्टम मशीन में नहीं है, तो रिकाउंटिंग किसकी होगी? जो प्रिंटेड पर्ची कट के गिरी है उसमें, उसकी रिकाउंटिंग होगी। मतलब जैसे बैलेट पेपर की गड्डी बनाई जाती थी, एक एक बैलेट गिना जाता था, वैसे ही जो पर्ची पेपर ट्रेल से कट के निकल रही है कागजी मतपत्र, उसको गड्डी बनाया जाएगा और एक एक पर्ची को गिना जाएगा। फिर कौन जीता कौन हारा ये तय किया जाएगा। 8 अक्टूबर 2013 को ये फैसला दिया गया। मगर कांग्रेस की सरकार थी 2013 में, उन्होंने पहले ही घोटाला किया था, इसलिए उन्होंने ये लगाया नहीं। उन्होंने लगाया नहीं, क्यों नहीं लगाया? उनको 14 में फिर इलेक्शन था, तो फायदा कांग्रेस को होना चाहिए था, मगर फायदा बीजेपी को हो गया, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में समझौता हो गया।
कि 10 साल तुमने राज किया, 10 साल हमें करने दो। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जब मान लिया ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसफर चुनाव नहीं हो सकते, तो अब से पहले जितना चुनाव तुमने ईवीएम से कराए हैं वो सारे चुनाव निरस्त किए जाएं। इसको लेकर हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएंगे और आडवाणी जी खुद डेमोक्रेसी बचाओ यात्रा निकालने के लिए तैयार थे कि हम लोकतंत्र बचाओ यात्रा इसके लिए निकालेंगे कि कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला किया, सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हो गया। इसका मतलब जितना 2004, 2009 का चुनाव और जितने राज्यों में ईवीएम से चुनाव हुआ वो सारी सरकारें असंवैधानिक घोषित हो जाती, इतना बड़ा मामला हो गया था। जितने फैसले लिए जाते वो सारे फैसले असंवैधानिक घोषित हो जाते, इतना बड़ा मामला तैयार हो गया था। कांग्रेस को लगाए तो इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी हो जाएगी, बहुत बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा। आरएसएस से समझौता कर लो तो समझौता कर लिया, एक बात भी ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस वाले नहीं बोलते। तो उन्होंने पेपर ट्रेल नहीं लगाया। वामन मेश्राम जी गए दोबारा सुप्रीम कोर्ट, कहा आपने आदेश दिया पेपर ट्रेल लगाने का, सरकार नहीं लगा रही, चुनाव आयोग नहीं लगा रहा। तो 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया वामन मेश्राम के केस पर 100% ईवीएम को पेपर ट्रेल लगाई जाए। तो 2019 के चुनाव में 100% ईवीएम कांग्रेस ने नियम बनाया है कि पेपर ट्रेल तो लग जाएगा मगर उसकी गिनती नहीं होगी। ये इसके खिलाफ फिर वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट गए और कहा आप कह रहे हो पेपर ट्रेल की काउंटिंग होगी, चुनाव आयोग कह रहा नहीं होगी, ये कैसे होगा। फिर बीजेपी वालों ने कांग्रेस वालों को कहा तुम्हारा हमारा समझौता है ना 10 साल का, तुम्हारा हमारा समझौता है ना 10 साल का। ये वामन मेश्राम बीच में आ गए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया पेपर ट्रेल की काउंटिंग का, गड़बड़ी कैसे होगी, हम चुनाव कैसे जीतेंगे। तो 20-22 दलों को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई मिलान के लिए। 50% मिलान होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की तरफ से वकील थे और वो कहे 50% का मिलान होना चाहिए। क्या कांग्रेस वालों को इतना समझ में नहीं आता कि जब पहले ही 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया 100% रिकाउंटिंग होगी, रिकाउंटिंग का मतलब ही 100% हो गया, तो तुम 50% की मांग करने के लिए क्यों चले गए सुप्रीम कोर्ट। और वामन मेश्राम पहले ही गए हैं कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए, तो आप 50% क्यों कह रहे हैं। जब 100% की बात चल रही तो आप 50% की बात लेकर क्यों गए। रंजन गोगोई ने ही 100% का फैसला दिया था। रंजन गोगोई अपने फैसले को नहीं पलट सकते थे। एक महिला के माध्यम से रंजन गोगोई के ऊपर आरोप लगाए गए और उस आरोप की वजह से दबाव बनाया गया और उस दबाव के तहत रंजन गोगोई जी ने फैसला दिया 1% मिलान किया जाए। 50% भी नहीं, 1% मिलान किया जाए। अपने ही फैसले को गोगोई जी ने पलट दिया और बाद में महिला भी निर्दोष छूट गई, रंजन गोगोई भी निर्दोष हो गए। अरे हमने आपके ऊपर गलती का आरोप लगाया, या तो आप गलत हो गए या तो हम गलत हो गए, दोनों निर्दोष कैसे हो सकते हो गए। इससे ये बात साबित हो गई। बाद में रंजन गोगोई को राज्यसभा भेज दिया गया और ये बात साबित हो गई कि मैनेजमेंट का मामला था। 1% मिलान से चोरी नहीं पकड़ी जा सकती, रिकाउंटिंग से चोरी पकड़ी जा सकती है। जो 8 अक्टूबर 2013 का आदेश है वो अगर अमल में आएगा तब चोरी पकड़ी जाएगी। तो हम यात्रा चला रहे हैं, तो इसमें हमारी डिमांड है कि या तो 8 अक्टूबर 2013 का निर्णय पर अमल हो या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। या तो 100% रिकाउंटिंग हो या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग यात्रा चला रहे हैं। समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहते। इतना ही इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास पाटील साहेब. मित्र हो, ओबीसीच्या जनजागरणाचा कार्यक्रम आमच्या गुरुजी लोकांनी खटाटोप करून आयोजित केला.
या गुरुजी लोकांसाठी एकदा टाळ्या वाजवा. मित्रहो, बहुतांश EVM मशीन आणि ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना हा जर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा रेटून जर धरला असेल तर सन्माननीय वामन मेश्राम साहेबांनी, आणि हा मुद्दा प्रस्थापित पक्षांच्या नेत्यांनी कधीच मांडला नाही. हे लोक जर हा मुद्दा जर मांडत असतील तर सर्वात जास्त खुशी आम्हाला होईल. आम्ही लहान भाऊ आहोत, SC ST ओबीसीचे आम्ही लहान भाऊ आहे. त्याचं एक जिवंत उदाहरण आहे. राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चासाठी आमचे खंदारे सर उभे व्हा. आमच्या खंदारे सरांनी 1000 रुपये जनआंदोलन निधी दिला. जेव्हा तुम्ही हे जनआंदोलन उभं कराल तेव्हा आम्ही तुमचे लहान भाऊ जे आहे SC ST आम्ही केव्हाही तुमच्या